सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एलर्जी क्या है। एक अगरबत्ती जलाने पे आपकी जानकारी बताऊं, लगभग 75 सिगरेट बर्न करने के बराबर धुआं निकलता है। क्या आपको जानकारी है? आपने नाम सुना होगा AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। एक दिन में 3 वक्त खाना पकाया जाता है, उस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से ऊपर क्रॉस करता है। नाक बहती है, नाक ब्लॉक होती है, ठीक है, खराटे आते हैं, मुंह खोल के सोते हैं। अगर ऐसे लक्षण हैं तो ये वो समय है कि सबसे पहले आपको एलर्जी स्पेशलिस्ट को पकड़ना है। कफ सिरप दवा है, ज़रूरत है, डॉक्टर कहते हैं तो देना है, नहीं तो नहीं देना। एक बीमारी जिसे सबसे आम बीमारी समझा जाता है, साधारण खांसी जुकाम का उसे नाम दिया जाता है। लेकिन अक्सर जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो आपको बताते हैं कि ये साधारण खांसी जुकाम नहीं, दरअसल किसी तरह की एलर्जी का नतीजा है, उसका मैनिफेस्टेशन है। सुनने में लगता है सिर्फ खांसी जुकाम है, लेकिन एलर्जीज़ हैं। साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि एलर्जीज़ को पकड़ना सबसे मुश्किल होता है और इस तरह उनका इलाज मुश्किल होता है। क्या ये वाकई मुश्किल होता है? बच्चों को इस सीज़न में एलर्जीज से कैसे बचाया जा सकता है? हमारे साथ डॉक्टर नीरज गुप्ता हैं, जो कि गंगाराम हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, एलर्जीज़ के केसेस को ख़ास तौर पर देखते हैं। डॉक्टर गुप्ता, अभी हम देखते हैं सर्दी आई नहीं और साथ साथ खांसी जुकाम इस तरह के मरीज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। तो कब ये वाकई किसी ठंड का नतीजा है और कब ये किसी तरह की एलर्जी हो सकती है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका जो आपने पूछा। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एलर्जी क्या है। एलर्जी जो है वो एक तरीके का रिएक्शन है जो हमारा शरीर किसी भी बाहरी कण को रिएक्ट करता है। नॉर्मली जब भी कभी बाहरी कण हमारे शरीर के संपर्क में आते हैं तो हमारा शरीर उन्हें कुछ नहीं कहता, कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। लेकिन जिन लोगों को एलर्जी होने की ज़्यादा टेंडेंसी है, जिनके परिवार में उनके माता पिता, उनके ब्लड रिलेटेड कुछ और लोग जिनको किसी तरीके की एलर्जी रही है, ऐसे बच्चों को एलर्जीज़ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इनका जो इम्यून सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है हमारी, ये बाहर के जो कण हैं उन कणों को सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करती, एबनॉर्मल रिस्पॉन्स करती है। और जब ये एबनॉर्मल रिस्पॉन्स करती है तो एलर्जी के लक्षण आते हैं। जैसे मुख्य तौर पे मैं आपको बताऊं, अगर मान लीजिए एक फ़र्ज़ करके चलते हैं कि कहीं पे धूल मिट्टी हो रही है, कहीं पे कोई स्मेल आ रही है, परफ्यूम आ रही है, तो ज़्यादातर लोगों को उससे रिस्पॉन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जिनको एलर्जी है, जैसे ही वो उसके संपर्क में आती हैं तो शरीर को लगता है कि कुछ उनके लिए हानिकारक आ रहा है, शरीर उनको दूर रहने की कोशिश करता है। तो जब शरीर उससे बचाव की कोशिश करता है तो ऐसे रूप में लक्षण आते हैं। जैसे हमारी सांस की नली है, अगर सांस की नली के संपर्क में कुछ धूल मिट्टी के कण, पॉल्यूशन के कारण या ऐसी चीज़ें जिनसे एलर्जी है, जैसे ही वो सांस के माध्यम से अंदर जाएंगे, सांस की नली को लगेगा ओ ये कोई ऐसी चीज़ आ गई जो मेरे लिए नुकसानदायक है, तो सांस की नली का साइज़ सिकुड़ जाता है। जैसे ही वो सिकुड़ता है तो जो नॉर्मल हवा अंदर जानी चाहिए वो बच्चे को कम पड़ती है। जब वो कम पड़ती है तो उसे खांसी आती है, उसे लगता है कुछ फंस गया, वो खांसने के निकालने की कोशिश करता है, बलगम बनता है, बच्चा सीढ़ियाँ चढ़ता है, भागता दौड़ता है, सांस की नली सिकड़ी हुई है, ऑक्सीजन पूरी पहुंचती नहीं है तो उसका दम जल्दी फूलने लगता है। तो ये एलर्जी के लक्षण हैं। इसी तरीके के लक्षण नाक में हैं। नाक के अंदर से जब ये कण अंदर जाते हैं, नाक को लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो नुकसानदायक है, नाक उसको निकालने की कोशिश करती है तो छींकें आती हैं, नाक बहती है, नाक ब्लॉक होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि नाक ब्लॉक नहीं होती, ना आपको लगता है कि बह नहीं रही है, पीछे गिर रही है, पीछे गिरती है तो गले के अंदर गिरती है। अब गले में हमेशा बलगम अटकता रहता है, मुंह खोल के सांस लेते हैं बच्चे, गला बार बार ख़राब होता रहता है, बुखार आता है। तो ये सारे लक्षण जो हैं ये आते रहते हैं। ज़्यादातर ये लक्षण किसी ट्रिगर का इंतज़ार करते हैं। ट्रिगर मतलब कोई भी तरीके का ट्रिगर हो सकता है, मौसम का बदलाव हो गया, तापमान का बदलाव हो गया, कभी कभी धूल मिट्टी हो गई, कभी कभी कोई पर्टिकुलर टाइप के खाने हो गए, खट्टी चीज़ें हो गई, कुछ तरीके के जो पालतू जानवर हैं जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, उनके संपर्क में आने से भी हो सकता है। तो कुछ और तरीके के एलर्जेंस हैं जो कॉमन एलर्जेंस हैं, जैसे डस्ट माइट है जो एक छोटा कीड़ा है जो हमारे सबके घरों में पाया जाता है, कॉकरोचेस हैं, फंगस हैं। तो इन सब के संपर्क में पॉलन्स है, परागकण है, इन सब के कणों के संपर्क में आने से हो सकता है। तो आपके प्रश्न पे वापस आएँ कि एलर्जी और बिना एलर्जी में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो एलर्जी के अंदर ज़्यादातर हमको पारिवारिक हिस्ट्री मिलती है, माता पिता या बड़े भाई बहन या चाचा या मामा या बुआ जो ब्लड से रिलेटेड है, उनमें से किसी को किसी किस्म की एलर्जी की शिकायत, बच्चे को बचपने से एलर्जी के लक्षण होना, मौसम बदलाव के साथ में चीज़ों में दिक्कतें आना। एलर्जी का स्वरूप भी बदलता है। छोटे बच्चों में 1 साल 2 साल के बच्चों में चमड़ी की एलर्जी कॉमन है। वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं 4-5 साल के तो सांस की एलर्जी कॉमन है। वही बच्चे जब 12-15 साल के हो जाते हैं तो नाक की एलर्जी कॉमन है। तो पुरानी हिस्ट्री कि क्या बच्चे को इस तरीके के कोई लक्षण पुराने रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि शायद हम एलर्जी के साथ जूझ रहे हैं। लेकिन
अगर पुरानी कोई हिस्ट्री नहीं है, परिवार में हिस्ट्री नहीं है, कोई सीजनल वेरिएशन नहीं है, कोई अगर ये लक्षण जो है खांसी जुकाम के लक्षण या जुकाम के लक्षण बुखार के साथ आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में शायद ये एलर्जी नहीं है, शायद ये अभी कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई वायरल हुआ है, कोई कॉमन कोल्ड हुआ है। जिसे लोग अक्सर कहते हैं कि मौसम बदल रहा है जी। तो वायरल हो गया होगा। जी जी। तो ये आप वो कह रहे हैं कि ओकेजनल अगर केस है अगर ओकेजनल है तो, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अगर किसी को पहले से एलर्जी की हिस्ट्री है और अभी वायरल हुआ तो वो एलर्जी के लक्षणों को बढ़ा देता है, ट्रिगर हो वो जाए। ट्रिगर कर देता है। जी। आपने जैसे कहा कि परफ्यूम या डिओड्रेंट ये बड़ों पर भी लागू होता है। सब पे है जी। तो ऐसे लोगों को क्या परफ्यूम्स और डिओड्रेंट से दूर रहना पड़ता है, क्या करना चाहिए? जी, ये हमें समझना है कि इसको हम बोलते हैं इनडोर पोल्यूशन। इनडोर पोल्यूशन का मतलब है कि घर की चार दीवारी के अंदर जिस तरीके का पोल्यूशन है, जिसके कई मुख्य कारण हैं। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कारण है वो है किसी तरीके का स्मोक। स्मोक का मतलब होता है जैसे जो लोग बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, ये सब चीज़ें का स्मोक करते हैं। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि जी हम या हमारे बुजुर्ग जो हैं वो घर से बाहर जाके स्मोक करते हैं, घर के अंदर नहीं करते, लेकिन वो भी बहुत हानिकारक है, क्योंकि जो घर से बाहर जाके स्मोक करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स आपके कपड़ों पे लगते हैं और फिर आप उन पार्टिकल्स को वापस अपने घर के हवा में ले आते हैं। आप खुद स्मोक नहीं करते, लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ जाके मिलते हैं जो स्मोक करता है, तो वो जो स्मोक करता है उसके पार्टिकल्स भी आपके कपड़ों पे लगते हैं, आपके घर में आते हैं और आपके बच्चों को परेशान करते हैं, जिसको हम थर्ड हैंड स्मोक बोलते हैं। तो ये भी नुकसानदायक है। फिर एक दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है स्मोकिंग का, जो हमें मालूम भी नहीं, वो है धूप बत्ती और अगरबत्ती। एक अगरबत्ती जलाने पे आपकी जानकारी बताऊं, लगभग 75 सिगरेट बर्न करने के बराबर धुआं निकलता है। तो आस्था का एक सवाल धूप छेड़ बत्ती दिया जो है, एक धूप बत्ती को जलाने के लिए लगभग 125 सिगरेट के बराबर धुआं निकलता है। और ये वो महीन पार्टिकल्स हैं, जो महीन पार्टिकल बच्चों की सांस की नली के अंदर जाते हैं और उनको परेशानी करते हैं। फिर और जो इम्पोर्टेंट कारण है वो ये है कि आजकल का जो समय है, जो मॉडर्नाइजेशन है, उसके हिसाब से हमारी जो किचन्स हैं वो बड़े ओपन किचन्स हो गए हैं आजकल। पुराने समय के अंदर होता था कि जहाँ पे किचन एक अलग तरीके से होता था, अलग रूम में होता था, आजकल वो हमारे लिविंग एरियाज़ के साथ हो गए। जब वो लिविंग एरियाज़ के साथ हो गए हैं तो ऐसी स्थिति में ये जो ओपन किचन है, इनके अंदर जो खाना बनाया जाता है, पराठेज बनते हैं, बाकी चीज़ें बनती है, घी की जो बनती है, वो सारा पोल्यूशन, सारा धुआं जो है उसी जगह पर आ रहा है जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। क्या आपको जानकारी है, आपने नाम सुना होगा AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। हम बहुत शोर मचाते हैं, हम कहते हैं कि जब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 हो जाता है तो बहुत ज़्यादा है, 500 हो जाता है तो बहुत ज़्यादा है। क्या आपने कभी अपने घर में एयर क्वालिटी इंडेक्स नापा? आपके हमारे घरों में जहाँ एक दिन में 3 वक्त खाना पकाया जाता है, उस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से ऊपर क्रॉस करता है, जिस वक्त खाना पक रहा है, जिस समय खाना पक रहा होता है। लेकिन हमने कभी नापते नहीं, तो हम उस खतरे को भापते ही नहीं कि वो इंडोर पोल्यूशन हमें, हमारी सेहत को, हमारे बच्चों की सेहत को किस तरीके से परेशान कर रहा है। कुछ और तरीके के एलर्जेंस हैं, जैसे मैंने एक जिक्र किया डस्ट माइट। डस्ट माइट एक बहुत छोटा कीटाणु है, कीड़ा है। ये कीटाणु जो है ये हमारे बाल के आकार से थोड़ा ही बड़ा होता है, हमें दिखाई नहीं देता। ये पाया जाता है हमारे गद्दों में, बिस्तर में, चादर में, तकिए में, पर्दे में, गलीचे में, कंबल में, रजाई में, हर उस जगह पे जिस जगह के ऊपर आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे सॉफ्ट एरिया होगा। जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं या मैं बैठा हूँ, जिस कार में आप आए हैं, जिस कार की सीट पे आप बैठे हैं, हर जगह पे डस्ट माइट है। ये डस्ट माइट एक या दो नहीं, ये हजारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में है। मैं बताता हूँ आपको। ये डस्ट माइट जो है, ये डस्ट माइट एक इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये, इसको जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए 2 ही चीज़ें चाहिए, एक थोड़ी गर्मी और दूसरा नमी। हिंदुस्तान में गर्मी और नमी दोनों पाई जाती है और बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का जो महीना है, ये इस डस्ट माइट की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा होता है, जो सीज़न में हम हैं। ये जो डस्ट माइट है क्या करता है कि इस डस्ट माइट का एक ही काम है कि ये लगातार खाता रहता है, पूरे लाइफ साइकिल में खाता रहता है। तो जब हम सोते हैं, लेटते हैं, बैठते हैं, तो ऐसे समय के अंदर जो हमारे स्किन के सेल्स हैं, हेयर सेल्स हैं, वो जब गिरते हैं, ये डस्ट माइट का भोजन है। डस्ट माइट उनको लगातार खाता है और खाने के साथ में जो उसका जो स्टूल है, उसका जो फीकल पार्टिकल्स हैं, वो जब निकलते हैं, ये एलर्जेनिक होते हैं। तो ये फीकल पार्टिकल जब रिलीज़ होते हैं, तो ये जब स्किन पे, त्वचा पे लगते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये खुजली करते हैं, खुजली की बीमारी करते हैं। किसी को, जिसको हम एक्जिमा, दाद बोलते हैं, अर्टिकेरिया बोलते हैं, किसी किसी को सूजन आ जाती है होठ के ऊपर, और किसी किसी को सांस की नली में सूजन आ जाती है, जिसको एंजियोडीमा बोलते हैं, और लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। यही डस्ट माइट के स्टूल के जो पार्टिकल्स हैं, जब हवा के अंदर होते हैं, आप समझिए रात को 9 बजे 10 बजे सोने के लिए गए और वहाँ पे आपका एयर कंडीशनर चालू है या हल्की नमी है, आपने
गद्दे पे सो रहे हैं, तकिए पे सो रहे हैं, रजाई कंबल ओढ़ा हुआ है, तो ये डस्ट माइट के लिए आइडियल एनवायरनमेंट है। कमरे का दरवाज़ा बंद है, अगले 4-5-6 घंटे जिसके अंदर वो जो स्टूल पार्टिकल्स हैं, वो फीकल पार्टिकल्स, वो एयरोसोलाइज होते हैं, एयरबॉर्न होते हैं, और पूरे रात भर के अंदर उस कमरे के हवा के अंदर वो डस्ट माइट के पार्टिकल्स, स्टूल पार्टिकल्स इतने ज़्यादा फैले हैं कि लेट नाइट, रात को 2 बजे 3 बजे जब वो सांस की नली के अंदर जा रहे हैं तो बच्चे को घुटन होती है, बच्चे को ऐसा महसूस होता है उसका दम घुट रहा है, बच्चे को ऐसा महसूस होता है कि उसको खांसी ज़्यादा आ रही है, उसको परेशानी हो रही है। जो पेरेंट्स अक्सर आके बोलते हैं कि बच्चे को तकलीफ रात में ज़्यादा होती है, बच्चा सो नहीं पाता। अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह में छींकें आती है, नाक बहती है, नाक बंद होती है, तो ये मेजॉरिटी लोग डस्ट माइट की वजह से परेशान होते हैं, डस्ट माइट की एलर्जी की वजह से परेशान होते हैं। डॉक्टर साहब इतना आपने डरा दिया, अब हम करें क्या अगर डस्ट माइट सब नहीं, जगह ये डराना नहीं, ये सबसे पहले चेताना है। सबसे पहले हमें समझाना है कि हमारे आसपास में क्या चल रहा है। जो चीज़ें हमें दिखती नहीं, हम जानते नहीं, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि क्या चल रहा है। फिर उसके बाद में क्या अगर ऐसे लक्षण हैं कि बार बार खांसी आती है, बार बार सांस फूलता है, रात को तकलीफ़ ज़्यादा होती है, अर्ली मॉर्निंग में छींकें आती हैं, नाक बहती है, नाक ब्लॉक होती है, ठीक है, खराटे आते हैं, मुंह खोल के सोते हैं, अगर ऐसे लक्षण हैं तो ये वो समय है कि सबसे पहले आपको एलर्जी स्पेशलिस्ट को पकड़ना है, सबसे पहला काम। दूसरा काम, एलर्जी स्पेशलिस्ट आपकी कुछ जांचें करेंगे और वो जांचों से ये पता करेंगे कि क्या ये डस्ट माइट है, कोई और एलर्जन है। डस्ट माइट एक बहुत अच्छा एलर्जन है, बहुत अच्छा एलर्जन इसलिए क्योंकि इसका इलाज आराम से, आसानी से संभव है। अच्छा, अगर डॉक्टर्स ये के है लिए तो अच्छा एलर्जन जी, क्योंकि इसका इलाज संभव है। हम्म, कुछ और एलर्जन ऐसे हैं जैसे फॉर एग्जांपल कॉकरोच के इलाज संभव नहीं हो पाते, जबकि कॉकरोच हर घर में है। लेकिन डस्ट माइट एक ऐसा एलर्जन है जिसका इलाज बहुत अच्छे से संभव है। सबसे पहले अगर किसी को डस्ट माइट आया, पता चला हमें, मरीज़ को तो जाहिर सी बात है कि उसको जो लक्षण है, लक्षणों के आधार पर दवा देते हैं, लेकिन उसी के साथ में बचाव के लिए मैंने आपको बताया डस्ट माइट के लिए नमी नहीं होनी चाहिए। तो हम जनरली लोगों को बोलते हैं डीह्यूमिडिफायर, जैसे ह्यूमिडिटी कम होती है वो हम लेने के लिए बोलते हैं। एयर प्योरीफायर मदद नहीं करता, डस्ट माइट को रिड्यूस नहीं करता। लोग समझते हैं एयर प्योरीफायर शायद हेल्प करेगा, लेकिन डस्ट माइट एलर्जी में उल्टा है। डीह्यूमिडिफायर हेल्प करते हैं, जी मिलते हैं, डीह्यूमिडिफायर हेल्प करते हैं, एयर प्योरीफायर हेल्प नहीं करता। जितना घर के अंदर सनलाइट, सूरज की रोशनी, क्रॉस वेंटिलेशन ज़्यादा होगा उतना अच्छा रहेगा, उतना डस्ट माइट कम होगा। आपको याद होगा पुराने समय में हमारे पेरेंट्स के टाइम के अंदर हमारे पेरेंट्स गद्दों को, तकियों को, चादर को धूप दिखाते थे। उनको शायद डस्ट माइट की समझ नहीं थी, लेकिन वो अच्छा कल्चर था, क्योंकि जितना गद्दे को, तकिए को, चादर को क्लीन रखा जाएगा, धूप में रखा जाएगा, धूप दिखाया जाएगा, उतना डस्ट माइट की मात्रा कम होगी। हम जनरली बोलते हैं कि बेडशीट्स जो हैं उनको हफ्ते हफ्ते में बदलना है और गर्म पानी में धोना है, और गर्म पानी का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, तभी डस्ट माइट मरेगा। और फिर उसको सन ड्राई करना है, वैक्यूम क्लीनिंग यूज़ करना है। तो मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले हमें ये जानना है, ये पकड़ना है, ये हमें समझ आनी चाहिए कि हमें या हमारे बच्चों को ऐसी तकलीफ़ है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक जानकार डॉक्टर के पास जाके सही निदान करा के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल एलर्जी के बहुत टेस्ट आ गए हैं, और ये टेस्ट जो है इससे हम सटीक तौर पे बता पाते हैं कि आपको एलर्जी है कि नहीं है, तो उसने कितना प्रभाव किया है, और प्रभाव करने के साथ में क्या कारण है, और उस कारण को कैसे दूर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया घर के अंदर इतने सारे सोर्स हैं जो एलर्जेंस के सोर्स हैं, जैसे खाना जिस समय पक रहा है, एक तरफ ये कहा जाता है कि अगर घर में ऐसे लोग हैं जिन्हें एलर्जीज़ की शिकायत है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, तो आप खिड़की दरवाजे बंद करके रखें। ऑन दी कॉन्ट्रेरी ये माना जाता है खाना बन रहा है तो खिड़की दरवाजे खोल दो, क्या करना चाहिए ऐसे? देखिए, हर एक चीज़ का एक बैलेंस है, और लाइफ को एक बैलेंस के तौर पे हमें जीना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम दरवाजे या खिड़की बंद करने की बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और जब हम खोलने की बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। जब हम बंद करने की बात कर रहे हैं तो वो बात कर रहे हैं जिस समय के ऊपर हवा में पॉलन्स की मात्रा ज़्यादा है, हवा में पराग कणों की मात्रा ज़्यादा है। तो अगर किसी को एलर्जी की शिकायत है जो पॉलन्स की वजह से है, पराग कणों की वजह से है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे इनडोर के अंदर वो पॉलन्स की मात्रा को कम रखना है। जब हमें उसे कम रखना है तो उस समय के अंदर हमारे को खिड़की दरवाजे को बंद रखना है। वो एयर प्योरीफायर भी उस समय मदद करेगा हमारे को। जब हम चाहते हैं कि बाहर की प्रदूषित हवा अंदर ना आए, बाहर के पॉलन्स अंदर ना आए, वो हमारा एम है, तब हमारे को उसको बंद रखना है। ज़्यादातर जो पॉलन्स हवा के अंदर एयरबॉर्न होते हैं वो दोपहर में या शाम के समय में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पॉलन्स उस समय पे सनलाइट की वजह से ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। सूखने की वजह से उनका वजन कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो एयरबॉर्न हो जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग के अंदर पॉलन्स वेट होते हैं, गीले होते हैं, तो जिसकी वजह से वो ज़मीन में बैठे रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है जी,
जिसकी वजह से ये भी कहा जाता है कि अगर आपको वॉकिंग करनी है तो मॉर्निंग वॉक इज़ ऑलवेज गुड। अर्ली मॉर्निंग वॉक, अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइजेज आर ऑलवेज गुड। आफ्टरनून में, इवनिंग में वॉकिंग या एक्सरसाइजेज आर नॉट प्रेस्क्राइब्ड, वो नहीं कहा जाता, तो उससे आप बच सकते हैं। तो आपको उस समय पे खिड़की दरवाजे बंद रखने हैं जब आपके पॉलन्स की मात्रा बाहर जाता है। ऐसे सीजन्स खोल के रख सकते हैं, यस, दोपहर और ऐसे सीजन्स जिसके अंदर पॉलन ज़्यादा बढ़ते हैं, जैसे पॉलन के सीज़न हो गया अप्रैल का मौसम, मार्च का मौसम, इसके अंदर पॉलन ज़्यादा बढ़ते हैं। अक्टूबर का मौसम, इसमें पॉलन ज़्यादा बढ़ते हैं। तो वो समय ऐसा है जिसमें दोपहर में और शाम में आपको खिड़की दरवाज़ा बंद रखना है। लेकिन जब खाना पक रहा है तो खाना पकने के समय के ऊपर सबसे पहली चीज़, ओपन किचन कॉन्सेप्ट इज़ नॉट ए गुड कॉन्सेप्ट, जो हमने आपसे पहले जिक्र किया। दूसरी बात, एक बहुत क्लियर कट एग्जॉस्ट सिस्टम होना चाहिए, जिस क्लियर कट एग्जॉस्ट सिस्टम से जो भी खाने का जो फ्यूम्स हैं वो सब क्लियरली घर से बाहर जाना चाहिए, एग्जॉस्ट होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो ऐसी स्थिति के अंदर खाना पकने के समय के ऊपर आपका खिड़की दरवाजे ओपन करना है, बट वहाँ पे आपका टारगेट ये है कि जो अंदर जो खतरनाक फ्यूम्स हैं वो बाहर जा रही हैं। इसी तरीके से हमने आपसे जिक्र किया अगरबत्ती, धूपबत्ती, तो वो आइडियली रिकमेंडेड नहीं है, वो नहीं यूज़ करनी चाहिए। इवन हम तो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स, जो लोग कहते हैं कि ई सिगरेट्स जो हैं शायद वो पोल्यूशन नहीं करती, नहीं, वो भी पोल्यूशन करती हैं, वो भी नुकसानदायक है। सर्दियों के मौसम में आपने कहा अर्ली मॉर्निंग सही समय है, अब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, सुबह के समय स्मॉग दिखती है, तो क्या सर्दियों में सुबह के समय एक्सरसाइज या रनिंग करना इस समय रिकमेंडेड? तो जनरली ये कहा जाता है कि एक्सरसाइज जब भी कभी करना है, रनिंग जब भी कभी करना है, तो एक तो वो खाली पेट होना चाहिए, इट शुड बी एम्प्टी स्टमक, खाने के बाद नहीं होना चाहिए। अगर खाने के बाद है तो कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए, उसके बाद ही एक्सरसाइज या रनिंग होना चाहिए, पहला। दूसरा, बिल्कुल सही बात है कि आपका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, बाहरी जो वातावरण है, वो आपका सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो अगर आपको विजिबल स्मोक नज़र आ रहा है तो वो राइट टाइम नहीं है, उस समय के अंदर हम बोलेंगे आपको इंडोर एक्सरसाइजेस के लिए। लेकिन अगर आपका विजिबल स्मोक नहीं है, देन उस कंडीशन के अंदर आपका वातावरण आपको दिखने में साफ नज़र आ रहा है तो आप बाहर एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक जनरल रिकमेंडेशन ये कही जाती है कि अगर हवा का जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, अगर कोई एक हेल्दी व्यक्ति है जिसको कोई किसी किस्म की एलर्जी नहीं है, तो 200 से ऊपर अगर AQI है तो उसको बाहर निकलने पे मास्क यूज़ करना चाहिए। अगर एक व्यक्ति जिसको एलर्जी है और जिसको धूल मिट्टी से तकलीफ आती है तो उसको 150 से ऊपर अगर AQI है तो उसको बाहर निकलने पर मास्क यूज़ करना चाहिए। ओके, ये नियम सभी पे लागू जी होता है। जी जी। जिन लोगों को सांस लेने की दिक्कत होती है उन्हें अक्सर मास्क लगाने में परेशानी होती है, जी। कैसे वो यूज़ करें? अक्सर हमने देखा होता है यहाँ मास्क है नहीं, करेक्ट, नीचे बिल्कुल सही लगा कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं आप। तो क्यों दिक्कत होती है? इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी नाक से जहाँ से सांस जाना चाहिए या सांस की नली के अंदर जो सांस जाना चाहिए, वो सांस की नली में सूजन आ गई है। क्योंकि वो सूजन आ गई है तो हवा अंदर नहीं जा पा रही। आप समझिए कि अगर मेरी नाक ब्लॉक है, मुझे सांस नहीं आ रहा और उसके ऊपर से एक मास्क और लगा दिया जाए तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है इलाज। जो तकलीफ़ है उसका इलाज होना चाहिए, ये सबसे पहली चीज़ है। और फिर एक इलाज के लेवल के ऊपर जब उनको इतना हो जाए कि हाँ वो सांस ले पा रहे हैं तो फिर मास्क में भी अलग अलग तरीके के हैं। एक सिंपल सर्जिकल मास्क है, एक N95 मास्क है। सिंपल सर्जिकल मास्क फिर भी आप बर्दाश्त कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन उससे उतना अच्छा बचाव नहीं होता। N95 मास्क जो है उससे बचाव बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आपका नाक ब्लॉक है, आपकी नाक परेशान है, तो आप N95 टॉलरेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको इलाज, बचाव, सब चीज़ें साथ साथ लेकर चलनी पड़ती हैं और मरीज़ की स्थिति के हिसाब से चलना पड़ता है। बिल्कुल। एलर्जीज़ को आपने कहा टेस्ट बहुत सारे अब जी। अवेलेबल हैं, अभी भी कितनी बड़ी चुनौती है कि किसी व्यक्ति को किस चीज़ से एलर्जी है वो पकड़ पाएँ डॉक्टर्स? देखिए, एलर्जी के कई तरीके के टेस्ट जो हैं वो आ गए हैं और काफ़ी एलर्जीज़ के टेस्ट अभी भी विकसित हो रहे हैं। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए हम अभी यहाँ बैठे हैं और हमें यहाँ से एक जगह जाना है, एज्यूम करते हैं कि हमें एयरपोर्ट जाना है। अब अगर हमें एयरपोर्ट जाना है तो एयरपोर्ट जाने के लिए हम गूगल से, मैप से एक रास्ता लगा लेते हैं और वो रास्ता हमें दिखा देता है कि ओके ये सबसे अच्छा रास्ता है इस समय जिसमें ट्रैफिक भी कम है और जो हमें सब समय के ऊपर एयरपोर्ट पहुंचा देगा, ठीक है। लेकिन वो एक रास्ते के अलावा भी तो और बहुत सारे रास्ते हैं जो गूगल नहीं दिखा पा रहा हमें। बिल्कुल इसी तरीके से एलर्जी जो है, एलर्जी के कारणों से लेके और लक्षणों तक के बीच का जो सफ़र है वो कई रास्तों से होकर गुजरता है। लेकिन जो टेस्ट हैं वो सिर्फ चुनिंदा रास्तों को पकड़ पाते हैं, सारे रास्तों को नहीं पकड़ पाते। तो जो कॉमन रास्ते हैं उनको टेस्ट पकड़ पाते हैं। लेकिन अगर टेस्ट नॉर्मल आ जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि एलर्जी नहीं है, तब भी ऐसे रास्तों से वो एलर्जी हो सकती है जो शायद रास्ता उस टेस्ट ने नहीं पकड़ा, और इसी वजह से नए नए टेस्ट ईजाद होते हैं। फिर भी आज की तारीख के अंदर जितनी तरीके की एलर्जीज़ लोगों में पाई जाती हैं, ज़्यादातर 70 से 80% एलर्जीज़ या उनके कारणों को पता लगाया जा सकता है। कुछ चमड़ी के टेस्ट होते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, लेकिन
मैं फिर से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हर एक तरीके के टेस्ट जो हैं उनकी अपनी अपनी महत्ता है, उनकी अपनी अपनी वैल्यू है। तो अपने आप कभी भी जाकर कि भाई हम चलो लैब के पास जाके वहाँ पे जाके अपने टेस्ट करा लेंगे, जी मेरा एलर्जी टेस्ट कर लूँ, वो नहीं करना चाहिए। सबसे पहले एक जानकार डॉक्टर से मिलें। जानकार डॉक्टर पूरी तफ्तीश में आपकी हिस्ट्री लेगा। हिस्ट्री लेने के बाद आपके लिए जो रेलेवेंट टेस्ट है वो लिखेंगे, और जब वो लिखेंगे वो जाके आपको टेस्ट कराने चाहिए। फिर उस टेस्ट की रिपोर्ट को डॉक्टर साहब को दोबारा दिखा के फिर वो आपकी हिस्ट्री के साथ मैच करेंगे कि इन दोनों में मैचिंग कहाँ आ रही है। फिर वो मैचिंग के हिसाब से आपको देखेंगे कि आपके लिए रेलेवेंट क्या है। अपने आप टेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। अभी जो सीज़न है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जिसमें ठंड अब तेज़ी से बढ़ेगी, इस मौसम में ठंड ज़्यादा है या एलर्जेंस ज़्यादा है जिसकी वजह से लोगों को खांसी ज़ुकाम बहुत होता है? तो जो ये बदलता मौसम है, बदलता मौसम जैसे अक्टूबर नवंबर का मौसम है, इसमें एलर्जन ज़्यादा है, इसमें एलर्जीज ज़्यादा है। एक बार जब मौसम बदल जाएगा, यानी कि जी सर्दी आ जाएगा, दिसंबर आ जाएगा, फिर एलर्जीज डाउन हो जाएंगी। फिर दिसंबर जनवरी एलर्जी तंग नहीं करती, फिर दोबारा से एलर्जी तंग करती है फरवरी लास्ट में या मार्च में। तो इसीलिए हम जनरली कहते हैं कि जो चेंजिंग वेदर है वो हमेशा ट्रबल करता है। एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्ड तंग नहीं करेगी आप। सीजनल ब्रोंकाइटिस और एस्थमा के शिकार जो बच्चे हैं, इस मौसम में जब वो स्कूल जाते हैं उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ताकि उन्हें कम दिक्कत हो? सबसे पहली चीज़, जिनको प्रॉब्लम है उनको अपना इलाज करके और उनको दवाएं प्रॉपर तौर पर लेनी चाहिए। अक्सर जो सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं, हमारे पेरेंट्स करते हैं, वो ये करते हैं कि जब बच्चा बीमार है, जब उसको खांसी है, तब डॉक्टर के पास ले गए, दवा दे दिया, डॉक्टर साहब ने नेबुलाइज़र, इनहेलर, जो भी उसके लिए सही इलाज है वो शुरू कर दिया। जब बच्चा ठीक हो जाता है तो हम दवा भूल जाते हैं। यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक है, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमें ये समझना है कि एलर्जी जो है वो 2 दिन 4 दिन 6 दिन की बीमारी नहीं है, ये हमारे शरीर की टेंडेंसी है, हमारे शरीर की तासीर है। तो जब लक्षण उभरे हैं तो उन उभरे हुए लक्षणों को दबाना हमारा इम्पोर्टेंट काम है, लेकिन उसके बाद भी दवाइयाँ दी जाती हैं कि लक्षण आगे ना उभरें, लक्षणों को कंट्रोल रखा जाए। तो वो समय सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिस समय के ऊपर बच्चा हमें दिखने में ठीक दिखता है लेकिन हम दवाइयाँ बंद कर देते हैं, तो वो नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह के हिसाब से दवाइयाँ देनी चाहिए, पहला। दूसरा, बचाव के लिए हम जनरली बोलते हैं कि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जैसे ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, वो हम अवॉइड करने को बोलते हैं कि अपना दें। तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट बचाव के अंदर आती है वो आती है वातावरण। जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया इंडोर के अंदर जो हमने अपने बहुत तरीके के परफ्यूम, स्मेल, स्मोक, बहुत तरीके की चीज़ें अब जिक्र की आपसे, वो हमें अवॉइड करना है। चौथी चीज़ आती है आउटडोर के अंदर जो चीज़ आती है वो ये आती है कि बच्चा स्कूल कैसे जाता है। क्या आपका बच्चा स्कूल ऑटो रिक्शा से जाता है? क्या आपका बच्चा स्कूल बस से जाता है या कार से जाता है? अगर ऑटो रिक्शा से जाता है तो वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है। अगर साइकिल से जाता है, 2 व्हीलर से जाता है तो सबसे ज़्यादा डेंजरस है। क्यों? क्योंकि वो ओपन एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है। और ऑटो रिक्शा, साइकिल और स्कूटर, बाइक, इनका जो लेवल है ये वो लेवल पे है जहाँ पे ट्रक्स और बसेस के एग्जॉस्ट होते हैं, तो बच्चे को डायरेक्ट वो पोल्यूशन सांस की नली के अंदर आता है। अगर बच्चा बस से जाता है तो उसका तो ब्रीदिंग जोन है वो अप हो जाता है, क्योंकि बस के अंदर सिटिंग लेवल हाई होता है, तो उसका ब्रीदिंग जोन हाई हो जाता है। अगर वो बस से जाता है और उसके अंदर विंडोज़ बंद हैं और AC बस है, वो बेस्ट है, क्योंकि उसके अंदर बाहरी एटमॉस्फेयर से कनेक्शन नहीं। अगर बच्चा कार से जाता है तो कार के अंदर विंडोज़ खुली है कि बंद है? आइडियली विंडोज़ बंद होनी चाहिए। अगर विंडोज़ बंद है तो कार के अंदर एक मोड होता है जिसमें हवा अंदर से अंदर सर्कुलेट करती है या बाहर से अंदर आती है। तो बाहर से अंदर वाली एयर ऑन नहीं होनी चाहिए, अंदर से अंदर होना चाहिए, क्योंकि अंदर से अंदर होगा तो बाहर का पॉल्यूशन अंदर नहीं आएगा। यस मैम, वो इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि कार की सर्विस कब की गई, और सिर्फ सर्विस नहीं, कार के AC के फिल्टर को कब चेंज किया गया, जो हर 6 से 8 महीने में चेंज होना चाहिए, क्योंकि जितना पुराना फिल्टर होगा उस पर डस्ट माइट और फंगस उतनी बैठी होगी। तो जैसे ही आप AC ऑन करेंगे वैसे ही सबसे पहले हवा से डस्ट माइट और फंगस निकलेगी और आप कहेंगे जी AC ऑन करते के साथ ही बच्चे को खांसी आती है, छींके आती है। AC से खराब स्मेल सबसे पहले जी मैम, जी, क्योंकि उसका कारण ये है कि उसके अंदर जो डस्ट माइट और फंगस है वहाँ बैठी हुई है, और वो क्योंकि हमारा फिल्टर चेंज नहीं हुआ है। सेम चीज़ हमारे घर के एयर कंडीशनर के लिए है, सेम चीज़ हमारे वैक्यूम क्लीनर्स के लिए है, एयर प्योरीफायर्स के लिए है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पीरियोडिक क्लीनिंग फिल्टर्स की जब तक होगी नहीं तो वो ऑप्टिमल एफिकेसी से काम नहीं करेंगे। जिन बच्चों को सर्दियों में खांसी होती है उनके घर में हम देखते हैं कफ सिरप की बहुत वैरायटी होती है, चाहे वो सप्रेसेंट्स हों या दूसरी तरह की। क्या कफ सिरप्स इस तरह से लिए जा सकते हैं? ज़रूरत पड़ने पर ओकेजनली ले लें चाहिए? क्या नियम होना चाहिए? देखो मैम, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी कफ सिरप जो है दवा है, कोई भी कफ सिरप जो है वो दवा है। तो जो ओवर द काउंटर, जो फार्मासिस्ट से, फार्मेसी से जो दवाएं मिल जाती हैं, ये जो तरीका है ये गलत तरीका है, क्योंकि
कफ सिरप जो है वो एक दवा है, तो हर एक दवा का अगर सही समय पर सही डोज में इस्तेमाल किया जाए तो ठीक है, लेकिन अगर गलत समय पर गलत इंडिकेशन के साथ या गलत डोज में इस्तेमाल किया जाए तो वही नुकसान कर सकती है। तो इसीलिए हमारे को ये समझना है कि कफ सिरप दवा है, ज़रूरत है, डॉक्टर कहते हैं तो देना है, नहीं तो नहीं देना। ज़्यादातर कफ सिरप आजकल कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। कॉम्बिनेशन मेडिसिन में एक से अधिक दवाएं उनके अंदर हैं। जब एक से अधिक दवाएं हैं, अब ज़रूरत पड़ी आपको, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अब हमें बुखार है मान लीजिए, और बुखार है और हम बुखार की दवा लेने गए और हमें केमिस्ट ने एक ऐसी दवा दे दी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर हमें केमिस्ट ने एक ऐसी दवा दे दी जिसके अंदर बुखार और दर्द दोनों की दवा कंबाइंड है। अब हमारे को तो सिर्फ बुखार की दवा की जरूरत थी, दर्द की दवा की जरूरत ही नहीं थी। अब दर्द की दवा हमने खामखा खा ली। अब जब वो खामखा चीज़ हमने खा ली जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, तो कहीं ना कहीं नुकसान ही करेगी। इसी तरीके से कफ सिरप है। कफ सिरप के अंदर भी जैसे आपने बताया कफ सप्रेसेंट, म्यूकोलिटिक, तो कई तरीके की चीज़ें मिक्स करके आजकल कफ सिरप बनाए जाते हैं। लेकिन हमारे शरीर को शायद उन 3 चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं। अगर एलर्जी का खांसी है तो उसके लिए कफ सिरप काम ही नहीं करेगा। कई प्रकार होते हैं, जी एक्सपेक्टोरेंट है, जी सप्रेसेंट जी है। जी। तो अगर एलर्जी का खांसी है तो कफ सिरप काम ही नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में आपको इनहेलर या नेबुलाइजर लेना पड़ेगा। तो हर खांसी खांसी नहीं है। खांसी नाक की वजह से भी आ सकती है, गले के अंदर तकलीफ है तो भी आ सकती है, आपका खाना जो है वो खाने की नली से सांस की नली में अगर छलकता है तब भी आ सकती है, अगर आपको एसिडिटी ज़्यादा है तब भी खांसी आ सकती है, सांस की दिक्कत है तब भी खांसी आ सकती है, फेफड़ों की समस्या है तब भी खांसी आ सकती है। तो हर खांसी का इलाज अलग है। सब खांसी का मतलब कफ सिरप नहीं है। जिन लोगों को सर्दियों में ओकेजनली खांसी होती है, क्या वो कभी कभार कफ सिरप ले सकते हैं या उन्हें भी डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए? मेरी राय यही रहेगी कि सबसे पहले कारण जानना जरूरी है कि क्यों है, और उस क्यों का उत्तर अगर है तो उस क्यों को एड्रेस करना चाहिए। ब्लाइंडली कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। टॉफीज भी आती हैं। हाँ, टॉफीज़ जो है वो लॉजेंजेस है। हाँ। टॉफीज़ जो है वो लॉजेंजेस है। लॉजेंजेस का मेन पर्पस ये होता है कि वो जब आप लेते हैं और उसको गले में चूसते हैं तो वो एक सूदिंग एजेंट देते हैं। यानी अगर आपके गले में इरिटेशन है, अगर आपके गले में सूजन है, तो वो आपको सिर्फ सूदिंग एजेंट देंगे। लेकिन वो सूजन क्यों है? क्या नाक की वजह से है? नाक से बलगम पीछे गिर रहा था? तो अगर नाक की वजह से वो सूजन है और आप सिर्फ लॉजेंजेस ले रहे हैं लेकिन नाक को कंट्रोल नहीं कर रहे, नाक को ठीक नहीं कर रहे, तो नहीं बात बनेगी। अगर आपको एसिडिटी है और एसिड रिफ्लक्स होता है और उसकी वजह से वो सूजन है और आपने एसिडिटी को कंट्रोल नहीं किया, सिर्फ आप लॉजेंजेस ले रहे हैं, तो बात नहीं बनेगी। तो फिर हम वहीं पे पहुंच जाते हैं कि जो हम ये कफ सिरप लेते हैं ये शायद एक बहुत शॉर्टकट टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, लेकिन ये कफ सिरप लेने के देने भी पड़ा सकते हैं। काफ़ी कफ सिरप जो होते हैं उनके अंदर सुलाने की दवाइयाँ भी होती हैं, नींद का नशा भी होता है, सेडेशन भी होता है। कभी कभी हमने ऐसा भी देखा है कि कुछ बच्चों के अंदर अगर इन अप्रोप्रिएटली कफ सिरप का इस्तेमाल किया जाए, जो कि या तो डोज गलत हो गई या उस बच्चे को ज़रूरत नहीं थी, तो इन बच्चों को इससे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, सांस कम हो जाता है और कभी कभी आईसीयू में भर्ती करके वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हर एक चीज़ अच्छी है, कफ सिरप भी अच्छे हैं, नेबुलाइजर भी अच्छा है, इनहेलर भी अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन जिसकी जब जहाँ ज़रूरत है, जितनी मात्रा में ज़रूरत है, जितने समय के लिए ज़रूरत है, तभी के लिए अच्छा है। अगर हमें वो काबिलियत नहीं है कि हम उस ज़रूरत को समझ सके, तो हमें ब्लाइंडली नहीं करना चाहिए। सर्दियां लोगों की कम से कम मुश्किलों के साथ बीते हैं, उसके लिए आप उन्हें कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि सर्दियों में कौन सी कॉमन गलतियां जो ना करें तो थोड़ी राहत रहेगी? सबसे पहली चीज़, स्पेशली बच्चों के लिए अगर हम बात करें तो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनको जो चेंजिंग वेदर है उससे बचाना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे हमने भी बात किया। इसी तरीके से क्लोथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कपड़े जो फुल बाजू कपड़े, स्वेटर्स, ये सारी चीज़ें बहुत जो कि पहन के रखना है। आगे जब ज़्यादा सर्दियाँ आएंगी तो उसके अंदर टोपी है, जुराब, मोजे, ये सारी चीज़ें पहन के रखना है। इसी तरीके से जो ठंडे पेय हैं, ठंडे पदार्थ हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं या ये चीज़ें, ये नहीं लेनी चाहिए। आइसक्रीम्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये नहीं लेनी चाहिए। तो कुछ जो इमरजेंसी मेडिसिन्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए बुखार की दवा है, या आपके लिए मान लीजिए उल्टी की दवा है, एसिडिटी की दवा है, वो आपके पास होनी चाहिए। कुछ 1-2 इमरजेंसी नंबर्स आपके पास होने चाहिए, जो डॉक्टर्स के नंबर हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं, जिनको आप दिखा सकते हैं। जब भी किसी कारण की वजह से डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनसे आप एक आध दवा जो इमरजेंसी के लिए संबंधित है उतना आप पूछ सकते हैं, लेकिन उसके बाद में फिर आपको लक्षणों को जल्दी पकड़ के इलाज करना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि अगर आपको खांसी भी है और बुखार भी है, वो एक लक्षण है किसी ना किसी परेशानी का जो आपके शरीर में हुई है, वो अपने आप में बीमारी नहीं है। और अगर बीमारी है तो उसके पीछे का कारण क्या है वो आपको कोई डॉक्टर ही बताएंगे। जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत क्लियर किया कि कफ सिरप का एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, वो हर किसी के लिए एक दवा के तौर पर काम नहीं करेगा जब तक आपको ये नहीं पता है कि आपको खांसी हो किस वजह से रही है। तो समय रहते डॉक्टर्स के पास जाएँ और सर्दी में अपने आप को ठंड से बचाने के लिए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ढक कर रखें खुद को,
गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, सुरक्षित रहें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी लोगों की गलतफहमियां आज दूर की होंगी। जो और सवाल होंगे उन्हें लेकर हम आपको फिर परेशान करेंगे। जी जी जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। धन्यवाद जी।